समाशोधन के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मैंने कहा था कि करंट अफेयर्स को मैं लेकर आऊँगा, तो आपके सामने 17 जुलाई 2025 के करंट लेकर उपस्थित हो गया हूँ। चलिए फटाफट देखते हैं, उससे पहले हर हर महादेव। चलिए पहला करंट क्या है? पहला करंट ये है कि पैन पैन इस शब्द का प्रयोग रेडियो टेलीफोनी में किया या तात्कालिक संकट है जो किसी ऐसी आपात स्थिति का संकेत देता है जो जीवन या विमान के लिए तत्काल खतरा ना हो। देखिए, एक अभी आपने मेडे कॉल सुनी थी, तो मेडे कॉल जो है वो तात्कालिक खतरे को बताता है, और पैन पैन शब्द एविएशन में क्या है, तात्कालिक खतरे को नहीं बताता। खतरे का तो संकेत देता है मगर वो तात्कालिक नहीं होता, अर्जेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश अमरीकी उत्पादों को अपने बाजार में पूरी पहुंच प्रदान करेगा। यह किस समझौते के बाद निश्चित हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका इंडोनेशिया व्यापार समझौते के तहत। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट देख लेते हैं। इंडोनेशिया की वस्तुओं पर अमेरिका में 19% शुल्क लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है? इंडोनेशिया ने अमेरिका से 15 अरब डॉलर की ऊर्जा खरीद, 4.25 अरब डॉलर की कृषि उत्पादन और 50 बोइंग जेट खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, देखिए अभी तक क्या है कि इंडोनेशिया जो है अमेरिकी उत्पाद को अपने आने नहीं दे रहा था, तो ये जो डील हुई है वहाँ पर क्या होगा कि अमेरिकी उत्पाद अब इंडोनेशिया आ पाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसीलिए 19% का इन्होंने क्या लगाया, शुल्क लगाया है। जब इंडोनेशिया की वस्तु कहाँ पहुँचेगी? अमेरिका में पहुँचेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3। भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस कौन है? सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये जनरल अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 जिलों में कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए वार्षिक रूप से 24,000 करोड़ रुपए के आवंटन वाली किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, कितने जिलों में? 100 जिलों में, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 24,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, नोट पॉइंट में आते हैं। नोट पॉइंट कह रहा है कि 6 वर्ष तक चलने वाली इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दूसरा नोट पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि यह योजना 2025-26 के बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए 100 जिलों के विकास की घोषणा के अनुरूप है। इसके साथ ही हरित ऊर्जा की दिशा में यह एक बड़ा कदम है या कदम होगा। चलिए आते नेक्स्ट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 विभागों की, इसको आप अंडरलाइन कर दो। ठीक है, कितने विभाग हैं भाई? 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी को समाहित कर कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, 11 विभाग और 36 मौजूदा योजनाओं के साथ। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, केंद्र सरकार 21 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे मानसून सत्र में कुल कितने नए विधेयक मतलब बिल या प्रस्ताव को पेश करेगी? तो ये 8 विधेयक यानी बिल्स को या प्रस्ताव को पेश करेगी। अच्छा, मानसून सत्र कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 21 जुलाई 2025 से हो रहा है। चलिए आते नेक्स्ट में नोट पॉइंट। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कुल 21 बैठकें होंगी इसकी। ठीक है, प्रस्तावित है। नेक्स्ट नोट क्या कह रहा है? इस सत्र के दौरान आयकर विधेयक 2025, भू विरासत स्थलों और भू अवशेषों के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक इसमें शामिल है। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6। थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने अपने विश्लेषण के आधार पर कहा है कि गर्मी में कई दिनों तक दिल्ली के दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में ठोस कणों के बजाय यह मुख्य प्रदूषक था। तो वो मुख्य प्रदूषक क्या है?
वो मुख्य प्रदूषक है ओजोन, ठीक है, ओजोन था वो, O3 बोलते हैं इसको, मतलब फॉर्मूला। विशेष में देखते हैं इसके प्राथमिक प्रदूषकों के विपरीत, इसको थोड़ा अंडरलाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है, मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। चलिए, तो प्राथमिक प्रदूषकों के विपरीत ओजोन किसी भी स्रोत से सीधे उत्सर्जित नहीं होता। या नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वाहनों, बिजली संयंत्र, उद्योगों के दहन के अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों से जुड़ी जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनता है, नए विश्लेषणों के अनुसार, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नोट, यह पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये जो उपरोक्त जो हमने लिखा था पदार्थ, उनकी बात कर रहा है। यह पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे सतह के नीचे ओजोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको भी अंडरलाइन कर दो, ये नोट पॉइंट बहुत खतरनाक है, मतलब भयंकर तरीके वाला। देखो, ओजोन आपसे पूछेंगे कैसी गैस है, तो ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है और कम समय तक भी संपर्क में आने पर हानिकारक होती है, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव गैस है ये ध्यान रखिएगा ओजोन, ठीक है। इस तरह से साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर जो था, ये था कौन सा क्वेश्चन, जहाँ मैं देख लेता हूँ भाई, हाँ थोड़ा सा मेरे भी स्लिप हो गया ये। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर है था 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट नोट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। देखिए, CSE की कार्यकारी निदेशक कौन है, तो अनुमिता राय चौधरी हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देश में चीतों के पुनर्वास के लिए चुने गए 10 स्थलों में से एक स्थल गुजरात में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा घास का मैदान चुना गया है, वह कौन सा है, तो वो है बन्नी ग्रासलैंड, ठीक है, बन्नी ग्रासलैंड, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, नोट, यहाँ पर 600 हेक्टेयर का एक बाड़ा तैयार किया गया है चीतों के लिए, हाँ चीतों के लिए, हमारे चीते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट पर क्या कह रहा है कि बन्नी ग्रासलैंड की परिस्थितियाँ चीतों के लिए अनुकूल हैं और यह अफ्रीका के घास के मैदान, सवाना और झाड़ीदार भूमि जैसी हैं, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट में, विशेष देख लो जरा, विशेष बहुत ही विशेष है। देखो, चीतों को बन्नी ग्रासलैंड में भेजे जाने से पहले मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में ले जाने की संभावना है। कहाँ पर ले जाने की संभावना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी एक विशेष का विशेष पॉइंट है, देखो यहाँ पे, मतलब एकदम जादू टाइप का। देखो यह क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2023 में आधिकारिक तौर पर वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य घोषित किया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एयर इंडिया ने 12 जून को उड़ान संख्या A171 के अहमदाबाद हादसे के बाद लागू सुरक्षा विराम के बाद वह अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को चरणबद्ध तरीके से कब प्रारंभ करेगी, तो भैया ये प्रारंभ कब होगी, 1 अगस्त 2025 से। और कैसी प्रारंभ होगी, आंशिक रूप से परिचालन प्रारंभ होगा, ठीक है। अच्छा, पूर्ण रूप से कब होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अक्टूबर माह से शुरू हो पाएगा, यानी ये भी 1 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो परिचालन शुरू हो रहा है वो आंशिक है, और डेट क्या है उसकी, 1 अगस्त 2025 है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दमिश्क में सीरियाई रक्षा मंत्रालय के पास हाल ही में किस देश ने हमला किया है, तो भैया ये हमला जो बोल दिया है वो कर दिया है किसने, इसराइल ने कर दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसराइल के लिए एक बार मैं बता दूं, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, हाँ इसराइल में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोई बताएगा मुझे। कौन सी भाषा, इजरायली भाषा, अच्छा ये अच्छा, जो देश उसी का नाम लगा दो। देखो भैया, यहाँ पे हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती है, ध्यान रखना, हिब्रू 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 HIBRU, देखो मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है, हिब्रू भाषा, ठीक है। अच्छा, ये कैसी भाषा है, ये कैसी भाषा है, ये भैया एक मृत भाषा है, ठीक है, डेड लैंग्वेज है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो इसराइल की भाषा क्या है, हिब्रू, और ये कैसी भाषा है, डेड लैंग्वेज है, ठीक है। और यहाँ पे एक खतरनाक एजेंसी भी काम करती है इसराइल में, हाँ ये पता होगा, हाँ मोसाद, बिल्कुल सही, मोसाद,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाषा कौन सी है इज़राइल की? हिब्रू, हिब्रू भाषा। और यहाँ पे एजेंसी सबसे खतरनाक वो कौन सी है? मोसाद। ठीक है, एक बात और भी है इज़राइल के बारे में, वो मैं 2 मिनट बाद बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, इस पॉइंट को, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। तो भैया ये हमला दमिश्क पे किसने कर दिया है? ये कर दिया भैया इज़राइल ने। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट में देखते हैं। यह हमला ऐसे समय पर किया गया है जब सीरिया के दक्षिणी शहर सवेदा में सेना और दरोज सशस्त्र समूह के बीच संघर्ष विराम जो था वो टूट चुका है, तब किया ये। अच्छा, दरोज के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ये मैं आपको विशेष रूप से यहाँ पे मैंने दर्शा दिया है, उसको आप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, दरोज मैं अंडरलाइन करता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग भी करें। दरोज धार्मिक संप्रदाय की शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, यह सिया संप्रदाय की शाखा इस्माइलवाद को मानते हैं। दुनिया भर में 10 लाख दरोज हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा सीरिया में रहते हैं, इसके बाद लेबनान में, और फिर इसराइल में रहते हैं। ठीक है, इसको जरा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में, इसको टिक कर दीजिएगा क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है 10th नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। चलिए, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने उपनाम कैप्टन कूल को ट्रेडमार्क कराने हेतु आवेदन दिया? तो ये दिया है भाई। अब जैसे मैंने कैप्टन कूल बोला मुझे, लेकिन अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी आप बता देते, महेंद्र सिंह धोनी जी, है ना। इन्होंने क्या किया है, इन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इस कैप्टन कूल शब्द को ही क्या कर दिया, ट्रेडमार्क करने के लिए आवेदन दे दिया। ठीक है, अच्छा इसका एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसमें हम आपको एक बात बताते हैं कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या है। देखो, पहले तो ये ट्रेडमार्क वाला जो पार्ट है इसको जरा देख लो। देखो, यह आवेदन, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी करें। यह आवेदन ट्रेडमार्क क्लास 41 के तहत किया गया, जो शिक्षा, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो भैया महेंद्र सिंह धोनी खेल से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ट्रेडमार्क क्लास 1 के तहत कैप्टन कूल शब्द को क्या किया, ट्रेडमार्क लेने के लिए आवेदन कर दिया। अब देखो दिक्कत क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो बॉलीवुड स्टार हैं अनिल कपूर जी, तो भैया वो क्या करते हैं, वो हर बात पे कहते हैं झकास, है ना, झकास। जैसे मेरा वीडियो झकास, है ना, ऐसे बोलते रहते हैं। तो उन्होंने झकास शब्द को क्या करवा लिया है, ट्रेडमार्क के तहत रजिस्टर्ड करवा दिया है। कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस शब्द का प्रयोग अगर करना है तो भैया अनुमति इससे लेनी है अनिल कपूर साहब से। ठीक है, इसी तरह से जैकी श्रॉफ जी ने क्या किया, वो बीड़ू बोलते हैं सबको, है ना, कोई भी आ जा रहा है बीड़ू बीड़ू बीड़ू, तो भैया वो जो बीड़ू शब्द है उसको भी उन्होंने क्या करवा लिया, ट्रेडमार्क करवा लिया। ठीक इसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी जी को क्या बोला जाता है, कैप्टन कूल। तो उन्होंने बोला कि आओ हम इस कैप्टन कूल को क्या करवा लें, ट्रेडमार्क करवा लें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो फिर विवाद क्या है, विवाद बस ये है कि ट्रेडमार्क लॉ ये कहता है कि उसी शब्द का ट्रेडमार्क लिया जा सकता है जो आपने बनाया हो। अब जैसे झक्कास शब्द है वो उनका शब्द उन्होंने दिया था, बीड़ू शब्द जैसे किसराब जी का था, मगर कैप्टन कूल जो है ये टर्म जनता ने, क्रिकेट प्रेमियों ने महेंद्र सिंह जी को दिया था, धोनी जी को दिया था। ठीक है, उनका ये बनाया हुआ उपनाम नहीं है, निकनेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। ठीक है, इसी बात को लेकर कि ये ट्रेडमार्क में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इससे तो क्या होगा, जो सामान्य शब्द अगर आप ट्रेडमार्क में इस्तेमाल कर लेंगे तो बाकी लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी, लीगल प्रॉब्लम आएगी। तो अब ये देखना ये है कि कानून इस पर क्या करता है। ठीक है, तो वो नज़ीर क्या पेश होगी, जब आएगी तब हम इसकी चर्चा कर लेंगे। अभी हमने आपको विवाद बेटा बता दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ जाते हैं फटाफट। किस राज्य सरकार के द्वारा मल्टीप्लेक्स में फिल्म के टिकटों के दामों को तय कर दिया गया है? तो भैया ये कर्नाटक राज्य में तय कर दिया है मल्टीप्लेक्स में टिकट के रेट को, और जहाँ पे अधिकतम टिकट दर कितनी होगी, 200 रुपये होगी। यानी भैया अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाओ, मस्त मूवी जाओ देखने, 200 रुपये की अधिकतम टिकट से, 200 रुपये के अधिकतम से मूल्य से ज़्यादा मूल्य लिया नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो गजब की बात है। नहीं, अब अगर आपको लग रहा हो कि हाँ चलेंगे वहाँ देखने, तो समझ लो फिर कानपुर से कर्नाटक जाओगे तो फिर कितना लगेगा ना। तो अभी यहाँ नहीं आया, कर्नाटक में आया है। ठीक है, चलो। अच्छा भाई, नोट पॉइंट में देखते हैं। कर्नाटक सिनेमा नियमन संशोधन नियम 2025 के तहत यह लाया गया और इस पर 15 दिन तक जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। ठीक है, सुझाव मांगे गए अभी। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वर्ष 2021 में करीब 35% बैंक खाते निष्क्रिय थे, यह किस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया?
ठीक है, ये बताया गया ग्लोबल फिंडेक्स 2025 के अनुसार। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात कही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात कही है। चलिए नोट पॉइंट देख लेते हैं इसका। भारत में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में 7 गुना अधिक निष्क्रिय खाते हैं, बैंक खाते हैं। ठीक है, निष्क्रिय बैंक खाते क्या होते हैं, अगले नोट पॉइंट पे देख लेते हैं। यदि किसी बैंक खाते में 1 साल तक जमा निकासी, जमा यानी डिपॉजिट, निकासी मतलब विड्रॉ, हाँ, जमा और निकासी या डिजिटल लेन देन नहीं होता तो उसे निष्क्रिय माना जाता है। देखो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, ये एक्चुअली में एक सामान्य नियम है, मगर अलग अलग बैंक में ये अलग अलग हो सकता है। क्लियर हो सकता है किसी ने ये आपको रिबेट दे रखी है कि भैया हमारे यहाँ 2 साल का होगा, मगर एक सर्वमान्य परिभाषा के अंतर्गत ये कितना होता है, 1 साल होता है। ठीक है, चलिए नोट, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के निष्क्रिय बैंक खाते 5% अधिक है। तो वो स्वाभाविक सी बात है भाई, पुरुष समाज ही का माने जा रहा है। महिला समाज में तो अभी जो महिला समाज है वो अभी इस विषय पे इतना जागरूक नहीं है, उसको इतनी नौकरियां भी नहीं मिली है। तो भैया वो जो कमाएगा उसी के अकाउंट में रहेगा, है ना, जो नहीं कमा रहा उसके अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है, या वो घरेलू बचत करके जो व्यवस्था बनाए महिला है ना, इसीलिए भी एक कारण है, ये भी एक कारण। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि अचानक इतने खाते कैसे निष्क्रिय हो गए। तो देखो, प्रधानमंत्री जनधन खाते खुले थे, तो अब जनधन खाते सरकार ने खोले, सरकार ने सबकी मदद की कि भाई आपके पास खाता नहीं है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक शब्द है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय समावेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लोगों को कम कीमत पर बैंकिंग सुविधाएं देना। तो ये सरकार ने तो अपनी नैतिकता दिखाई, लोगों को कम कीमत पर बैंकिंग खाते खोल दिए। अब लोग क्या कर रहे हैं ना, उसमें 1 रुपए भी नहीं रखते हैं। बोला ठीक है, आपने खुलवाया, पैसा भी जब आपके पास हो जमा कर देना, हमारे पास मैसेज आएगा, हम भैया प्रभु निकाल लेंगे, अकाउंट को फिर उसी दशा में कर देंगे। ठीक है, तो ये भी इसका एक कारण है। ठीक है, मतलब हाँ, चलिए आते नेक्स्ट में, आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, आपको लग रहा है क्या खाते खुलवाना क्या इतना महंगा है, या लोग खाते नहीं खुलवा पाए? तो भैया महंगा है, नो डाउट महंगा है भाई, उसमें क्यूएबी मेंटेन करनी पड़ेगी ना आपको। हाँ, क्यूएबी क्या होती है, अब ये भी एक समस्या है भाई, ये बैंक का तो बैच चल नहीं रहा है, समय तो करंट चल रहा है। अच्छा देखो, इतना बताया तो क्यूएबी सुन लो। क्यूएबी को बोलते हैं हम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, है ना, त्रैमासिक औसत धनराशि, है ना। यानी आपको बता दिया जाता है कि बैंक बता देता है कि आपको मिनिमम बैलेंस इस अकाउंट में बनाए रखना है। अगर आपने वो मिनिमम बैलेंस नहीं बनाया तो जो पैसा होगा वो कटेगा। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना है ना, बैंक ने तुमको कह दिया, और एक कितना त्रैमासिक रूप से रखना है, यानी अगर त्रैमास में तुम जाओगे तो रोज का 1,000 के हिसाब से 90,000 हो गया। और औसत निकालना हमको अच्छे से आता है ना औसत निकालना, तो उधर 90,000 हो गया, बटे 90 दिन हो गया, कितना आ गया, 1,000 आ गया। यानी 1,000 हमेशा अकाउंट में बना रहेगा, बात समझ रहे हैं। अब आपने क्या किया कि 100 रुपये निकाल लिए, तो हो गया 900। उसके बाद तुम भूल गए, तुमने पैसा जमा नहीं किया, तो अब धीरे धीरे क्यूएबी के अंतर्गत, क्योंकि वो तो मेंटेन नहीं किया आपने, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस या मंथली एवरेज बैलेंस आपने तो मेंटेन नहीं किया, तो धीरे धीरे करके जो उसका चार्जेस हो, 15 रुपये प्रतिदिन, 20 रुपये प्रतिदिन, 10 रुपये प्रतिदिन, जो भी बैंक का हो, हिसाब किताब अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, उसकी सर्विस के ऊपर भी डिपेंड करता है क्यूएबी कितना होगा, तो वो डिडक्शन होता रहेगा। फिर तुम्हारा अकाउंट धीरे 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 करके खाली हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बात समझ लो, माइनस में चला जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो इतना समझा दिया। बाकी बैंक के लिए, जब मैं बैंक के लिए कुछ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यूएबी और एमएबी क्या होता है, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। कभी आपने देखा होगा, कभी कभी बैंक बोल देता है भैया हम, हमारे यहाँ मिनिमम बैलेंस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर कभी कभी बोलता है नहीं मिनिमम बैलेंस तो हम लेंगे। क्यों ये सब कर रहा है वो बार बार, वो बातें हम लोग करेंगे किसी बैंक वाले सेशन में इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में निवेश करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड का अधिकार बढ़ाकर इतना कर दिया है। तो एनटीपीसी अब 20,000 रुपये नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए भैया, ये तो कांड हो जाता। देखो अच्छा हुआ यार, मिल गया। देखो मैं इसको सही कर रहा हूँ, संशोधन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, रुपए लिखा है, करोड़ लिख लो भैया, करोड़ रुपए है ये। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखे दे रहा हूँ मैं, करोड़ रुपए। ठीक है, करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है, चलिए आप लोग भी सही कर लीजिए इसको। चलिए नोट में आइए, इसके पश्चात एनजीईएल, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, एनआरईएल और उसके अन्य संयुक्त संघीय कंपनियों में यह निवेश कर सकता है, ताकि 2000, इसका लक्ष्य क्या है, 2032 तक 60 गीगावाट
60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता सेल की जा सके, ठीक है, या पैदा की जा सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अमेरिका में एफडीए ने नोवोलॉग इंसुलिन एक्सपार्ट के लिए पहली और एकमात्र इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जिसे एफडीए ने मंजूरी दी है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्रिस्टी। क्या नाम है? क्रिस्टी इंसुलिन एक्सपार्ट। टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इंसुलिन इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा। एक मैं यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन साइंस में कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि इंसुलिन खुद में क्या होता है बेटा। तो भैया इंसुलिन क्या होगा? इंसुलिन होता है हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या करता है? डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करता है मधुमेह, डायबिटीज को, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अच्छा यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ ये वाले, ठीक है, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। तो भैया उसको कंट्रोल करने के लिए दवा आई है जिसका नाम क्या है? क्रिस्टी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में आते हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं, इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर को बिना प्रिस्क्राइब की अनुमति या प्रिस्क्राइबर की अनुमति के फार्मेसी में उसके मूल बायोलॉजिकल के साथ बदला जा सकता है, उसके मूल बायोलॉजिक के साथ बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए आधा नेक्स्ट में। बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की सहायक इकाई बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने क्रिस्टी को बनाया। देखो ये टिक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो क्रिस्टी इंपॉर्टेंट हो गया, क्रिस्टी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्रिस्टी को बनाया किसने है? तो बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की सहायक इकाई बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने क्रिस्टी को बनाया, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आते नेक्स्ट में। नोट, क्रिस्टी को सेमगली के आधार पर बनाया गया। सेमगली भी एक दवा है, उसके आधार पर बनाया गया है, जो पहला एफडीए स्वीकृत इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट नोट, 2022 से क्रिस्टी यूरोप और कनाडा में उपलब्ध है, ठीक है। कहाँ पे उपलब्ध है? यूरोप और कनाडा में। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, ये अभी जो लॉन्च किया ना, ये अमेरिका में लॉन्च किया है, ठीक है, अभी भारत में नहीं मिल रही है क्रिस्टी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी जी का दुर्लभ तैलचित्र अपनी अनुमानित कीमत से लगभग 3 गुना अधिक अर्थात 1.76 करोड़ रुपए अर्थात 1,52,800 पाउंड में बिका। यह नीलामी कहाँ हुई है? तो ये लंदन के बोनहम्स में नीलाम हुई है, ठीक है। अच्छा खास बात क्या है? यह एकमात्र ऐसा चित्र है जिसे महात्मा गांधी जी ने कलाकार के सामने बैठ कर बनवाया। देखो पहले या कैमरा था नहीं, तो व्यक्ति बैठ जाता था एक पोजीशन में और चित्रकार कलाकार आते थे भैया, आर्टिस्ट आते थे, वो आपको स्केच करके बना देते थे, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है, ये खास बात है। अच्छा यह तैलचित्र 1931 का है, जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, ठीक है। चलिए अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है इसका। देखो मैं यहाँ पे पहले अंडरलाइन कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चित्रकार जिन्होंने ये फोटो बनाई थी वो कौन है? तो वो हैं क्लेयर लेटन, इनकी कलाकृति है ये, ठीक है। महात्मा गांधी जी का चित्र इन्होंने बनाया था। चलिए ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1931। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। हाल ही में किस देश के उच्चतम न्यायालय ने लोगों को उन देशों में भेजने पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है जहां से उनका कोई संबंध ही नहीं है? तो भैया ये देश है कौन? अमेरिका। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने जो रोक पहले लगा रखी थी उसको क्या कर दिया? संबंधित के विषय में समाप्त कर दिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट में। नोट पॉइंट, अमेरिकी प्रशासन के तीसरे देश में निर्वासन से जुड़े कार्यक्रम को विस्तार देते हुए 5 लोगों को अफ्रीकी देश एस्वातिनी निर्वासित कर दिया है, ठीक है, एस्वातिनी निर्वासित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ इतने दिनों के भीतर शांति समझौता करने का समय दिया है, जिसके तत्पश्चात ऊर्जा निर्यात पर कठोर प्रतिबंधों का सामना करने की चेतावनी दी है। इन रशिया को चेतावनी दी भैया अगर ये युद्ध बंद नहीं हुआ तो अब की बार आपके ऊपर फिर भैया प्रतिबंध लगेंगे, ठीक है। अच्छा कितने दिन के अंदर अंदर ये चेतावनी जता दी है कि मतलब एक तरह से आपको टाइम दे दिया कि इतने दिन में आप सोच लीजिए क्या करना है। तो ये समय काल कितना है? 50 दिन का है, ठीक है, 50 दिन का। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने
ईरान इजराइल जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 18 जून 2025 को कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सिंधु चलाया था, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। अच्छा, आप ये कहेंगे सर आप तो जुलाई का ग्रहण करवाते जून में पहुंच गए, तो बेटा देखो पहुंचना क्यों पड़ा, क्योंकि अभी अभी एक गाइडलाइन आई है। गाइडलाइन ये आई है कि जितने भी लोग हैं भारतीय, उनसे कह दिया गया है कि भैया ईरान जाओ तो सोच समझ के जाओ, क्योंकि वहाँ बवाल चल रहा है, आप उसमें फंस सकते हो भैया, तो सोच समझ के जाओ। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट आया है तो आपको बता दिया जाए, ठीक है। अच्छा, नोट पॉइंट देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इसराइल से 4,415 भारतीयों को वापस लाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट। इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया जो ऑपरेशन है उसका नाम क्या है? तो राइजिंग लॉयन है, ठीक है, ये राइजिंग लॉयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ईरान, अच्छा ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 18 में जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इसको आप अंडरलाइन कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे मुलाकात होगी पेपर में, कहीं कहीं मुलाकात होगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया इसी क्वेश्चन में सेम, कि ये जो भैया जो आप भारतीयों को ईरान से लाने के लिए ऑपरेशन चला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे मुलाकात हो जाएगी, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ईरान किसी भी रूप में परमाणु हथियार विकसित या प्राप्त नहीं कर सके, इसके विरुद्ध कितने देशों ने ईरान को चेतावनी दी है? तो भैया 3 देशों ने चेतावनी दी है, और देश कौन से हैं? फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने चेतावनी दी है, ठीक है। नोट पॉइंट पे आते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी 2015 में ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए हुए एक समझौते का हिस्सा है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप ने, ट्रंप मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व के कार्यकाल, पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका को अलग कर लिया था। अमेरिका को क्या कर लिया? अलग कर लिया, यह कहते हुए कि यह पर्याप्त रूप से कठोर समझौता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस राज्य ने बेंगलुरु में प्रस्तावित एरोस्पेस पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण अधिग्रहण रद्द कर दिया? अधिकरण लिख गया है, ये अधिग्रहण है बेटा, ठीक है, इसको जरा सही कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा, ठीक है, मैं अच्छा उस समय देख नहीं पाया, ये अधिकरण नहीं है, अधिग्रहण होता है, ठीक है, अधिग्रहण, अधिग्रहण, अधिग्रहण यानी एक्विजिशन, ठीक है, रद्द कर दिया, रद्द कर दिया। कौन सी सरकार ने रद्द कर दिया? कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। अच्छा भैया कारण क्या है रद्द करने का? कारण क्या है? कारण ये है कि कर्नाटक सरकार ने किसानों के 1198 दिन तक जारी विरोध प्रदर्शन के बाद देवनहल्ली तालुका में 1777 एकड़ जमीन अधिग्रहण की योजना को वापस ले गया। यही प्रमाणना था एरोस्पेस, ठीक है। अच्छा, अच्छा, क्यों किया ऐसा? कि किसानों का दावा है कि ये जमीन क्या है? उपजाऊ है। भैया बंजर जमीन हो वहां पे आप बना लो जो बनाना है, ये जमीन क्या थी? उपजाऊ है, ठीक है, इसलिए किसानों ने विरोध किया और सरकार को अपने कदम पीछे फिर लेने ही पड़े। चले आते नेक्स्ट में। अच्छा, तो भैया ऐसी बात पे जय जवान जय किसान भी कर देते हैं हम लोग, है ना। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर भैया 21 क्या कह रहा है? खेल पंचायत ने डोपिंग के एक मामले में किस ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो भैया ये है तारा मूर, ठीक है, तारापुर। अच्छा, अब जरा बात को समझते हैं, पहले नोट पॉइंट को देख लें। मैंने आपको बताया कि डोपिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, डोपिंग के बारे में पहले इसको जरा देख लेते हैं नोट पॉइंट को। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। देखिए, तारा मूर को अप्रैल 2022 में एनाबोलिक स्टेरॉइड बोल्डेनोन, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, पूछेंगे वो आपसे स्टेरॉइड का नाम, बोल्डेनोन और नैंड्रोलोन के सेवन के कारण पॉजिटिव पाया गया था, ठीक है, नैंड्रोलोन और बोल्डेनोन, ठीक है। देखो होता क्या है, स्टेरॉइड क्या करता है कि आपकी क्षमता को, कार्य की क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, इसलिए लेते हैं एथलीट। अच्छा, स्टेरॉइड लेना गलत नहीं है, मतलब जो दवाइयाँ लेते हैं वो उनकी क्षमता को बढ़ाती हैं, गलत नहीं है। अब आप कहेंगे सर गलत नहीं है तो फिर भैया ये रोक क्यों लगा दी, प्रतिबंध क्यों लगा दिया? तो देखो एक्चुअली में खेल से पहले कोच या उनका जो भी इंस्ट्रक्टर है, खेल से कुछ समय पहले, अब ये हर दवाई के लिए अलग अलग हो सकता है, व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं, इसकी समय काल अलग हो सकता है, आपको रोक दिया जाता है, क्लियर है। मगर मान लो वो एक्सेस कर लिया आपने, या अमाउंट आपने एक्सेस ले लिया,
तो उसकी वजह से उसके तत्व शरीर में आ गए, जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता क्या हो गई, कृत्रिम रूप से बढ़ गई है। और जो कंपटीशन या प्रतियोगिता होगी वो कृत्रिम फॉर्मेट पे थोड़ी ना करवाई जाएगी, है ना। तो ऑलमोस्ट इसलिए आप डोपिंग में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा याद पे एक नोट पॉइंट और है। तारा मोर वर्तमान में एकल रैंकिंग में 864वें और युगल में 187वें स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 8वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जो रूट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए नोट पॉइंट पे। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को इस नवीनतम सूची में 34वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय महिला हॉकी टीम के स्ट्राइकर जिन्हें FIH प्रो लीग 2024-25 सत्र के भुवनेश्वर चरण के दौरान नीदरलैंड के खिलाफ किए गए अपने मैदानी गोल के लिए पॉलीग्राफ मैजिक स्किल पुरस्कार, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो भाई यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोग भी कर दीजिए। पॉलीग्राफ पॉलीग्राफ मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है दीपिका, ठीक है। नोट पॉइंट। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड के विजेता का फैसला विश्व भर के हॉकी खेल प्रेमियों के मतदान के आधार पर किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुरुंडी के बाद, ये भी अफ्रीकी देश है, ध्यान रखिएगा, इसको मैंने पिछले वीडियो में करवाया है। बुरुंडी के बाद आधिकारिक रूप से किस देश को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है, तो ये अफ्रीकी देश है जिसका नाम है सेनेगल, ठीक है। ये यहाँ पर भी लगभग 100 वर्षों के बाद ट्रैकोमा जो कि आंख से संबंधित बीमारी है वहां से मुक्त हो गया, उससे मुक्त हो गया, ठीक है। नोट पॉइंट देखिए, ट्रैकोमा क्या है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बीमारी के द्वारा होता है, ठीक है। टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ट्रैकोमा जो अंधेपन का प्रमुख कारण है, सेनेगल में 1900 के दशक के शुरुआत में फैला हुआ था। 1980 और 1990 के दशक में हुए सर्वेक्षण में इसे अंधेपन का एक प्रमुख कारण माना गया। करीब 100 वर्षों बाद आज सेनेगल इस बीमारी से क्या हो गया, मुक्त हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं नोट पॉइंट में। भारत 2024 में ट्रैकोमा नामक बीमारी से मुक्त हो गया। अच्छा देखो, भारत पोलियो भी मुक्त है, भारत से पोलियो भी मुक्त हो चुका है, ठीक है। चलिए, और अभी 2024 में कौन सी बीमारी से मुक्त हो गया, ट्रैकोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए रंग की खोज की है, इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे ओलो नाम दिया गया है, ठीक है, ओलो, ठीक है। चलिए यह गहरा संतृप्त नीला रंग है जो कि सामान्य रूप से आंखों से दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट नोट पॉइंट, अभी तक केवल 5 लोगों ने ही इस रंग को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने ओज विजन सिस्टम तकनीक विकसित की है और इसी के द्वारा जो भिन्न भिन्न रंग होते हैं जो अभी देखे नहीं गए उसमें ये काम कर रहा है, ठीक है। ये तकनीक उसी से संबंधित है, उसी में ये ओलो यानी ये ओली ये रंग मिला है, टेक्निकली ये ओली कहलाता है, ठीक है, ओली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक हाल ही में किस देश में अपनी सुविधा प्रारंभ करने जा रही है, ये जा रही है कहाँ, श्रीलंका में शुरू करने जा रही है, ठीक है। अच्छा नोट क्या कह रहा है कि भारत में भी स्टारलिंक अपनी सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बीकानेर स्थित स्टेट नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल NRCC ने अपने एक अध्ययन में, साथ ही लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने अपने अध्ययन में यह बताया है कि इस पशु के आंसुओं से 26 सांपों के जहर को निष्क्रिय किया जा सकता है। तो भैया ये ऊँट के आंसुओं से किया जा सकता है, ठीक है। इसमें में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो लगभग 26 सांपों के जहर को भी क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, प्रभाव को खत्म कर सकती है। तो भैया ये थे आज के करंट 17 जुलाई के, तो आपने इसको देखें, हाँ, और उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको एक बार मनन कर लीजिएगा, आत्मसात कर लीजिएगा, आगामी एग्जामों में काम आएगा, ठीक है। अच्छा इसी के साथ ये सेशन खत्म हो रहा है, आपको करना बस इतना ही है।
कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स अच्छे-अच्छे कर दीजिएगा, है ना? ताकि मैं और ज़्यादा ओत-प्रोत हो जाऊँ ऊर्जा से और नए-नए वीडियोज़ बनाकर सामने आ जाऊँ। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ कि किसी को भी देखो, इसमें यहाँ पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उसमें अब देखो फ़ोन पे तो सबसे बात नहीं हो पाएगी, तो व्हाट्सएप अगर आप कर देंगे, व्हाट्सएप मुझे कर देंगे अपने पूरी डिटेल के साथ, तो आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ में क्या कर दूँगा, सेंड कर दूँगा, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत बेटा।